हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से आपके सामने हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस में हमारा एक पोर्शन पूछा जाता है जहरीली गैसों के बारे में, जो कि ये जहरीली गैस आता है वायु प्रदूषण के अंदर। यानी कुल मिला के आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। और वायु प्रदूषण जहरीली गैसों का इनका दोनों का बहुत ही मेन कनेक्शन है। बिना जहरीली गैस के हम वायु प्रदूषण को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों को एक ही क्लास में खत्म किया जाए। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, जो कि यूपी टेट, एमपी टेट और रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख के आप उससे नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास वायु प्रदूषण को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। यहां से आपका मैं बताऊं कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिएगा। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले बात करेंगे हम कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण आखिर में है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जब बात करेंगे वायु प्रदूषण की, देखिए वायु का वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। जो वायु होता है ये वायुमंडल में, यानी कोई ये वायुमंडल है, इसमें एक निश्चित अनुपात पाया जाएगा कि ये वाली गैस इसमें इतनी रहेगी, ये वाली गैस इतनी रहेगी। सबका अपना अपना फिक्स है कि कितनी ज्यादा गैसें कहां कहां पे रहेंगी। कोई भी गैस अगर कम होता है या फिर कोई गैस की मात्रा बढ़ती है तो वहां पे वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा हो जाता है। आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखिए वायु का वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है जो जीवन के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं। यानी वायु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, ठीक। यानी हमें अगर जीना है तो हमें इन वायु को, ये कोई इसको मतलब बहुत ही इसको अच्छे से रखना है, मेंटेन करके रखना है, बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि कोई गैस अगर बढ़ रही है तो हम उसको नजरअंदाज कर दें, कोई गैस अगर कम हो रही है तो उसको नजरअंदाज कर दें। नहीं, हमें प्रत्येक गैस की मात्रा पता होना चाहिए और हमें चाहिए कि हमें इतनी ही मात्रा में गैस लेना है, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए कि वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण जैसे ये एक क्या है, एक वायुमंडल है, इसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक। इसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है और जब इन गैसों के मिश्रण में कोई अनचाहा परिवर्तन हो जाता है, यानी ये जो ब्रह्मांड में जितनी गैसें पाई जाएंगी, इसमें अगर कोई अनचाहा परिवर्तन हो जाता है तो वहां पे वो क्या करता है, वायु को डिस्टर्ब कर देता है और वहां से वो वायु प्रदूषण जन्म लेता है। इतनी चीजें हुई, बात करेंगे वायु प्रदूषण की तो यही चीज इसमें है कि गैसों के मिश्रण में कोई अनचाहा अगर परिवर्तन हो जाता है तो वहां पे वायु प्रदूषण के नाम से उसको जानेंगे। ये इसकी पूरी की पूरी परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको इसको रिपीट करने में बहुत ही लाभदायक होगा और याद करने के लिए भी आपको एक और मौका मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास और बात करेंगे अब हम वायु प्रदूषण के स्रोत के बारे में कि इसके सोर्स क्या है, ये कैसे होते हैं, वायु प्रदूषण कैसे होते हैं। आज तक आप लोग शायद यही कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते होंगे कि एक इंसान के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण होता है या फिर प्रदूषण होता है। नहीं, ये गलत है। इंसान के साथ, यानी इंसान तो करता है, मानव जनित स्रोत तो है ही है वायु प्रदूषण को फैलाने के लिए, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं हमारा प्राकृतिक स्रोत भी मौजूद है और प्राकृतिक भी जिम्मेदार है कि वायु प्रदूषण होता है। यानी कुल मिला के मैं बात कहूं तो मानव जनित स्रोत तो है ही है, इसके साथ साथ प्राकृतिक स्रोत भी है। यानी प्राकृतिक तरीके से और मानव निर्मित तरीके से, दोनों तरीके से वायु प्रदूषण होता है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। तो चलिए इसके बारे में एक एक के बारे में आगे जानेंगे कि प्राकृतिक स्रोत के द्वारा कैसे फैलता है वायु प्रदूषण और मानव जनित के द्वारा कैसे फैलता है वायु प्रदूषण। शुरू करते हैं। अब पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक तौर पर कि प्राकृतिक तौर पर कैसे फैलती है वायु प्रदूषण। तो जब बात करेंगे प्राकृतिक तौर पर, देखिए प्राकृतिक तौर पर भी वायु प्रदूषण होता है, ये चीज आपको नोट डाउन करना है। और ये कैसे होता है, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे एक ये हो गया, कोई देखिए माउंटेन है और इसमें से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो इसमें तमाम प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वायु में जाके मिल जाती हैं और वहां पे उसमें एक अनचाहा परिवर्तन ला देती हैं, जिसके वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसी के साथ वनाग्नि, वनाग्नि मतलब जानते हैं वन और अग्नि, वन और अग्नि, वन मतलब होता है पेड़, ठीक, और अग्नि मतलब होता है आग। अब देखिए पेड़ों में आग लग जाना, यानी कोई जंगल है, इसमें तमाम प्रकार की ये पेड़ हैं, पेड़ लगे हुए हैं। अब इसमें एक पेड़ में गलती से आग लग जाता है तो ये
धीरे धीरे करके इस पेड़ को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये पेड़ भी इसके साथ जल जाएगा, ये पेड़ भी जलेगा, यानी जितने भी उसके अंडर में आएंगे काफी क्षेत्र ये कवर करता है। और जब जंगल में आग लगती है तो ये वनाग्नि ही उसको कहते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की विषैले जो जहरीली गैसें हैं वो निकलती हैं और वो जाके वायु में मिल जाती है, और वायु मिलने से वो वायु में एक अनचाहा परिवर्तन ला देती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक तौर पर कैसे ज्वालामुखी विस्फोट और वनाग्नि इत्यादि से हमें हानिकारक गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषण होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मानव जनित के बारे में कि मानव द्वारा कैसे क्या क्या सोर्स है कि मानव के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहले इसमें मेन है वृक्षों का काटना। आज मानव अपनी पूर्ति के लिए इतने वृक्ष काट रहा है कि वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, और ये वृक्षों की संख्या कम हो गई है तब अब हमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई है। ये ब्रह्मांड में बहुत ही हमें जिंदा रहने के लिए जो वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जब वृक्ष मानव काटता है तो ये कम हो गए हैं। अब ऑक्सीजन कम हो गया है तो क्या हुआ, जब ये ऑक्सीजन कम हो गया तो ये एक प्रकार का गैस है, और ये गैस क्या है, ये कम हो गया है, जिसके कारण वायु में जो है इसका जो मिश्रण होता है ऑक्सीजन का, उसमें एक अनचाहा परिवर्तन हो गया है, और जो ये परिवर्तन हुआ है इसके कारण ही वायु प्रदूषण हुआ है। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण का डेफिनेशन यही मैंने बताया कि ये जो वायु में कोई अनचाहा परिवर्तन हो जाता है तो वहां पे वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहला मैंने बात किया वृक्षों को काटना, वृक्षों के काटने से वायु प्रदूषण होता है। कैसे होता है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देंगे। देखिए, गैसों की दशा में असंतुलन, जो गैस होते हैं उसकी दशा में असंतुलन हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। दूसरी चीज, ईंधन का अपूर्ण दहन, यानी जो हम ईंधन का यूज करते हैं, जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक, अब ये गाड़ी है और ये जा रही है, इसके साइलेंसर से एक ये देखिए फॉग निकलता रहता है कि नहीं निकलता रहता है, तो ये जो फॉग निकलता है इसमें तमाम प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं जो कि वायु प्रदूषण का स्रोत बनती हैं, वायु को दूषित करती हैं, जो वायु प्रदूषण के नाम से उसको हम फिर जानने लगते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम जहरीली गैसों का। जो जहरीली गैस है, यहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा, इसलिए प्लीज आप इसका नोट डाउन बनाइएगा। मैंने सारे गैस को यहां पे कवर किया हुआ है, आपको इससे ज्यादा गैस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की हम जहरीली गैसों के बारे में कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला हमारा गैस इसमें जो आता है उसको मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को रखा हुआ है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों रखा हुआ है इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही जानकारी मिलेगी कि वाकई में यह किस प्रकार का जहरीला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड मूल रूप से एक जहरीली गैस मानी जाती है। कुल मिला के अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ये एक जहरीली गैस है जो कि ये हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है। अब देखिए ये कैसे प्राप्त होता है, तो यह ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होता है। यानी जो हमारा ईंधन है, अभी मैंने बताया कि इसके साइलेंसर से फॉग निकलता है जो कि जाके वायु में एक अनचाहा परिवर्तन ला देता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है और यह मानव के लिए बहुत ही नुकसान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें, यह गैस मूल रूप से मानव को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ज्यादातर मूल रूप से ये किसको नुकसान करता है, तो ये मानव को नुकसान करता है, हमें करता है, आपको करता है। ठीक, देखिए इसे हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार यूपी टेट में कि कार्बन मोनोऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ऑप्शन था दम घोटू गैस। दम घोटू गैस को ही कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको जहन में बिठा लेना है और नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह मनुष्य के हीमोग्लोबिन में यानी ब्लड में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है और रक्त संचार को कम कर देता है। देखिए यह हमारी नलिका है, नस है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब इसमें जाके ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें ये आसानी से घुल जाता है, हमारे मुंह या नाक के द्वारा अंदर जाता है और ये ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। जो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें आसानी से ब्लड में जब घुलेगा तो ये क्या होगा, इसमें एक गाढ़ापन हो जाएगा और ये हमारा जो संचार होगा ये अच्छे से नहीं हो पाएगा ब्लड का, जो कि मानव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत नुकसान कर देता है। ये चीज रक्त संचार की गति को ये कम कर देता है, जिससे मानव को एक भारी नुकसान होता है।
चलिए इसके बाद हम बात करेंगे लाइकेन की। हमारा मोनोऑक्साइड खत्म हो गया, वहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए प्लीज उसको अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। बात करेंगे लाइकेन की कि लाइकेन क्या होता है। तो इसमें लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल के सहजीविता के परिणाम स्वरूप लाइकेन का निर्माण होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट करिएगा कि जो लाइकेन का निर्माण होता है ये कैसे होता है। तो ये कवक और शैवाल के सहजीविता के परिणाम स्वरूप लाइकेन का निर्माण होता है। कहीं पे भी अगर आप यहां से भी क्वेश्चन आया है कवक और शैवाल अगर देखते हैं तो आपके जहन में एक ही नाम आना चाहिए, वो है लाइकेन। कवक और शैवाल जहां साथ में कहीं देखने को मिले तो वहां पे आपको लाइकेन जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कवक और शैवाल के आपस में चिपकने से लाइकेन निर्मित होता है। जैसे ये कवक हो गया और ये शैवाल हो गया, अब इनके आपस में चिपक जाने से क्या होता है, ये लाइकेन का निर्माण होता है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रकृति में लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। एक एक लाइन आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइकेन से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आपके कई क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इसलिए आपको कहां से क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं है। पूछेगा तो एक या दो ही क्वेश्चन, लेकिन वो कहां से पूछ ले आपको नहीं पता है। तो एक भी लाइन आप यहां पे स्किप मत करिएगा। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बस उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। चलिए देखिए प्रकृति में लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जो हमारा ये वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, कैसे हमारे आसपास की वायु दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये हमें लाइकेन के द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं, इसलिए इसको वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, लाइकेन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे प्राकृतिक सूचक है, कैसे हमें पता चलता है लाइकेन से कि हमारे वायु प्रदूषण, हमारे आसपास वायु प्रदूषण ज्यादा हो गई है। चलिए देखते हैं। क्योंकि वायु के कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जब वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो हमारा लाइकेन होता है ये सूखने लगता है। ठीक, तो हमारा लाइकेन सूखने लगता है और जब ये सूखता है तो हम आसानी से पता लगाते हैं कि हमारी आसपास की वायु प्रदूषित हो गई है। देखिए कितना अच्छा है ये जो हमारा लाइकेन है। जब भी वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन क्या होगा, ये सूखने लगता है। और जब लाइकेन सूखेगा तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो गया, आसपास के हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वो दूषित हो गए हैं, उसमें वायु प्रदूषण हो गया है। ऐसे ही पता लगाया जाता है, जिसके कारण लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के, यानी हमारे दो गैस हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आपका ये गैस है। किस लिए, पेड़ों के लिए। ये पेड़ों के लिए, हरियाली के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए, पेड़ों के डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जलवाष्प से मिलते हैं तो ये अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन है ये जब जलवाष्प से मिलता है तो ये अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया करता है अम्ल के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प से अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है नाइट्रोजन, और ये अम्ल वर्षा करता है, जो कि एक हानिकारक गैस, बहुत ही हानिकारक है अम्ल वर्षा। अभी हम अम्ल वर्षा के बारे में जानेंगे। ठीक, आपको समझ में आया कि जो नाइट्रोजन है जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद ये अम्ल के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद ये अम्ल वर्षा का ये कारण बन जाता है। जब अम्ल के रूप में परिवर्तित हो गया तो ये फिर अम्ल वर्षा कराता है, जो अम्ल वर्षा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें जानेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। देखिए अम्ल वर्षा से जैविक और अजैविक दोनों घटक प्रभावित होते हैं। जो हमारा ये अम्ल वर्षा होता है ये पेड़ पौधों के लिए तो हानिकारक ही है, ये मानव के लिए भी हानिकारक है। ठीक, ये मानव के लिए हानिकारक है और ये अजैविक चीजों के लिए भी हानिकारक है, यानी जिसमें जिंदगी है वो तो हानिकारक है उसके लिए, जिसमें जिंदगी नहीं है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अम्ल वर्षा हानिकारक है।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी गैस को आप स्किप नहीं कर सकते, इसको भी स्टार बना के नोट डाउन करिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो शॉर्ट नेम है इंग्लिश में वो CFC है। CFC इसका नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाकई में है क्या। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये वायु की हानिकारक गैस है, वायु की एक हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ये AC से निकलता है, और आपके जो घर में फ्रिज पाया जाता है उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे देशों में इसको बैन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं ये कैसे हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक प्रकार का हानिकारक गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। सबसे मेन चीज हमारी जिंदगी के लिए ओजोन परत बहुत ही जरूरी है। जो हमारा ओजोन परत है ये हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। कौन? CFC। इसके पृथ्वी पर मात्रा बढ़ने से ओजोन परत गैस नष्ट होने लगती है। जब ये हमारी कोई पृथ्वी है, इस पे जब CFC इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो ये क्या होता है, ओजोन परत को ये नष्ट करता है। एक ओजोन परत होता है, ओजोन परत क्या है मैं आपको बताऊं, ये एक लेयर होता है और हमारी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी के कुछ ऊपर ओजोन परत पाया जाता है लगभग 30 किलोमीटर। तो वहां पे जब ये सूर्य की किरणें आती हैं तो इसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं। ये पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पे आ जाएंगी तो हमारी पृथ्वी पे जब आएंगे तो मानव के लिए और प्राकृतिक चीजों के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये नुकसान पहुंचा सकती है। जो कि ये एक हमारा बना हुआ है ओजोन परत, ये ओजोन परत इसको रोक लेता है पराबैंगनी किरणों को, और हमें जितनी जरूरत होती है उतनी ही किरणें हमारे पृथ्वी पर ये भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो हमारा ये एरिया है यानी ओजोन परत है, इसको ये नष्ट कर रहा है, इसको ये खत्म कर रहा है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब भी बढ़ेगा तो हमारा जो ओजोन परत है वो नष्ट होगा। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप लोगों को भी बहुत ही कम आपको यूज करना है और अपने पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा कि CFC किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है और एक ये हानिकारक गैस कैसे इसका नाम पड़ा। इसमें और भी बातें हैं जिसको हम जानेंगे। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी पर सुरक्षा कवच के रूप में मानी जाती है क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अभी मैंने बताया कि जैसे ये कोई सूर्य है, यहां से किरणें निकल रही हैं और यहाँ पे एक कुछ पृथ्वी पर आने से पहले यहाँ पे एक लेयर बना होता है जिसको ओजोन परत कहते हैं, और हमारी पृथ्वी यहाँ पे है। अब यहाँ से ये किरणें अगर डायरेक्टली पहुंचेंगी पृथ्वी पर तो मानव को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए इन किरणों को ये ओजोन परत ही यहाँ पे रोक लेता है। और ये क्या हुआ, यानी पृथ्वी को रोका कि नहीं रोका, एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया। इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। ठीक, और ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अभी ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करने जा रहे हैं यहां से सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी हम बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषक के तौर पर जानी जाती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड है ये दूसरी सबसे बड़ी गैस है, सबसे बड़ी प्रदूषक के तौर पर इसको जाना जाता है। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। इस गैस का प्रदूषण में 20% योगदान होता है। देखिए, कोई प्रदूषण होता है तो उसमें 20% सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। अब आप सोच सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है। ये बहुत ही ज्यादा हमें हानि पहुंचाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें हैं जिसको हम जानेंगे। देखिए, यह प्रदूषक मुख्य रूप से तेल शोधनशालाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। जो हमारी फैक्ट्रिया है वहां पे तेल शोधनशालाएं जितने भी हैं उससे हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि प्राकृतिक पे बहुत ही बड़ा विनाश ला सकती है। इसमें और कुछ बातें हैं जो हम जानेंगे। देखिए, इसके अलावा इसका उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के तहत, कोयले के तहत, जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके तहत भी होता है। जो हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, वायु, ये हो गया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, और क्या हो गया, यातायात के साधनों में होने वाले दहन द्वारा होता है। ये क्या होता है, ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करता है, और इसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
ये सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है वायुमंडल की नमी के साथ जब अभिक्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल के जब रूप में परिवर्तित होगा तो ये भी हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है। देखिए, ये अम्ल पत्थरों पर गिरते हैं। जब ये अम्ल पत्थर पर गिरते हैं, जो अम्ल अभिक्रिया करके ये अम्ल जो बना, ये जब पत्थर पर गिरते हैं तो स्टोन कैंसर के रूप में प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा वनस्पति जगत में इससे वनस्पति जो जगत हमारा पेड़ पौधे हैं ये इससे सूख जाते हैं और मनुष्य के शरीर पर छाले बन जाते हैं। जब ये अम्ल, ये बहुत खतरनाक अम्ल है जो हमने अभी बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये पत्थर पर अगर गिरते हैं तो पत्थर को स्टोन कैंसर हो जाता है, वनस्पति को ये प्रभावित करते हैं और वनस्पति इससे सूख जाते हैं। अम्लीय जो ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे वनस्पति जगत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वह उससे सूखने लगते हैं। अगर मनुष्य को ये हानिकारक, मनुष्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये मनुष्य के शरीर पर छाले बना देते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है अगर ये मनुष्य के ऊपर पड़े तो उसके जो शरीर पे है ना वो छाले बन जाते हैं। इस गैस को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, और तो ये क्रैकिंग गैस के नाम से किसको जाना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को ही जाना जाता है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। इसके साथ कुछ और बातें हैं सल्फर डाइऑक्साइड की जिसकी बातें करेंगे हम। देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब पत्थरों से टकराती है तो उसका चमक समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक एक गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर कोई पत्थर है, इस पत्थर से अगर ये टकराती है तो जो पत्थर में जितनी चमक पाई जाती है ये क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ही जो ताजमहल का पत्थर है वो पीला पड़ने लगा है। जो संगमरमर से बना हुआ है वो अब पीला पड़ने लगा है। उसका मेन कारण क्या है? वो सल्फर डाइऑक्साइड ही उसका है। ठीक, देखिए उसकी चमक समाप्त हो जाती है पत्थरों के जब ये भी पड़ता है, और उसके साथ साथ क्या होता है? रंग बदलने लगते हैं और पत्थर क्रैक होने लगते हैं। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। ये उसके रंग को बदल देता है, उसकी चमक को समाप्त कर देता है और पत्थर को क्रैक करने लगता है। इतनी चीजें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको नोट डाउन कर लेने हैं। देखिए, इस गैस की अधिकता होने से वनस्पति जगत का वृद्धि और विकास रुक जाता है। वनस्पति जगत का वृद्धि और विकास रुक जाता है कब? जब इस गैस की अधिकता बढ़ेगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब भी हाई लेवल पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि वनस्पति जगत का विकास और वृद्धि इससे रुक जाती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ये थोड़ा सा बड़ा है आपका ये क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपका क्वेश्चन एक ही दो आएगा, लेकिन कहां से पूछ लेगा ये किसी को नहीं पता होता है। बस इतना जरूर पता है कि इतने जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसी के बीच में से ही आपका पूछेगा। इसलिए प्लीज आप अच्छे से इसको बनाइए, नोट्स बनाइए और उसकी तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में बात करेंगे। यदि यह गैस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो इससे आंखों वह श्वसन नली में जलन होने लगता है। जब भी ये गैस हमारे मनुष्य के शरीर में अंदर जाता है तो हमारी आंखों में, श्वसन नली में जलन होने लगता है। ठीक, और खांसी आने लगती है। इसको हम दमा कहते हैं। ठीक, दमा इससे होता है, दमा इसी गैस से होता है। आपको ये चीज नोट डाउन कर लेना है। ठीक, इतनी चीजें ये मनुष्य के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है इसी लाइन से आपको पता चल गई होगी कि जब भी मनुष्य के शरीर में ये एंट्री इसकी होती है, जो मनुष्य का आंख होता है और श्वसन नली होती है उसमें जलन होने लगता है, उसको खांसी आने लगता है और उसको दमा या अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा इससे हृदय कैंसर होने की सर्वाधिक संभावना है। अब देख लीजिए आप किस लेवल पे ये है, कितना ज्यादा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है कितना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि आपको हृदय कैंसर भी इससे हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड से आपको हृदय कैंसर भी हो सकता है। चलिए इसके बाद इसकी आखिरी स्लाइड है, इसके बारे में बात करेंगे इसके रोकथाम के रूप में कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके रोकथाम के रूप में तेल शोधनशालाओं में फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। जो तेल शोधनशालाएं होती हैं उसमें फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के ताप का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? दहन के लिए सीएनजीओ का प्रयोग करना चाहिए। इतनी चीजें अगर हम इस प्रकार से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, तो हमें शायद ही सल्फर डाइऑक्साइड से कोई नुकसान हो। नुकसान तो होगा लेकिन वो बहुत ही छोटे मात्रा में होगा, उसमें गिरावट आएगी। इसमें देखिए रोकथाम के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, आपसे पूछा जाएगा कि इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये है कि तेल शोधनशालाओं में फिल्टर का प्रयोग करके, सूर्य के ताप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके, सीएनजी व एलपीजी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब बात करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की।
अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, किसके लिए? हमारी वायुमंडल के लिए। चलिए देखते हैं ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हरे पेड़ पौधों CO2 से अपनी मांग की पूर्ति करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन नियुक्त करते हैं। जो हमारा देखिए कोई पेड़ पौधा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। अभी आप कोविड में देखे ही होंगे कि कितनी किल्लत पड़ गई थी हमारे लिए ऑक्सीजन की। तो देखिए ये हरे पेड़ पौधों CO2 से अपनी मांग की पूर्ति करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन को ये नियुक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि वृक्षों के काटे जाने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जो CO2 की मात्रा है, ये CO2 कहां से प्राप्त होता है हमें? तो CO2 हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जब हम इस पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा? CO2 की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, और जैसे जैसे ये कम होगी वैसे वैसे मानो कि जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट है इसमें। बढ़ती जनसंख्या का दबाव और उसके अनुपात में वृक्षों की जनसंख्या में वृद्धि का न होना इसकी मात्रा CO2 वायुमंडल में बढ़ा देती है। अब देखिए आप सोचिए खुद ही, ये पेड़ है, पेड़ हम कम लगा रहे हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो ज्यादा हो रही है। ठीक, जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है, लेकिन पेड़ों को क्या किया जा रहा है? पेड़ों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि इंसान को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो पेड़ से ही मिलेगा। अब ये जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ों को हम उल्टा बढ़ाने के बजाय इसको काट रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए कम होगी कि नहीं कम होगी? इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ आप लगाइए, और ये बढ़ती हुई ये जनसंख्या बढ़ती है और पेड़ों की संख्या आप कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जो CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो ये मानव को ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब मानव को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसके जीवन पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक लाइकेन है, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया है कि जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का एक सूचक है। किस प्रकार है? ये लाइकेन सूखने लगता है, हम उससे पता लगा सकते हैं कि ये आसपास की हमारे वायु प्रदूषण है कि नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ और बातें हैं जिसके बारे में जानेंगे कि वायु प्रदूषण में CO2 की मात्रा बढ़ने से हरित ग्रह प्रभाव बढ़ने लगता है और वायुमंडल असमान रूप से गर्म होने लगता है। जो हमारा वायुमंडल है ये असमान रूप से, जब ये CO2 की मात्रा हमारे ब्रह्मांड में बढ़ेगी, जब भी CO2 की मात्रा हमारे ब्रह्मांड में बढ़ेगी तो क्या होगा? ये हरित ग्रह को प्रभावित करेंगे और ये जो पृथ्वी हमारी है ये एकदम गर्म होने लगेगी। ये एकदम गर्म होने लगती है। अब सोचिए जब भी ये गर्म होगा तो क्या उस पे मानव रह सकता है? नहीं रह सकता है आसानी से। इसलिए हमें इसको मेंटेन करके रखना है कि CO2 की मात्रा बढ़े नहीं। चलिए इसके बारे में और बातें हैं जिसको जानेंगे। इसे नियंत्रण करने के लिए वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना होगा। यानी सबसे मेन चीज है आपका कि इसको एक आसानी से आप इसकी वृद्धि कर सकते हैं हम पेड़ पौधों को लगा के। जितना ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा CO2 हमारे लिए मेंटेन रहेगा और हमें ऑक्सीजन उससे मिलती रहेगी, जिससे हम अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकेंगे। वायु प्रदूषण के लिए एक मोबाइल लॉन्च किया गया है, सफर ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया है। देखिए एक ऐप का नाम है सफर। ये आपका करंट से अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वह सफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वायु प्रदूषण के लिए। आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल करके इसमें जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ वायु प्रदूषण के कुछ प्रभाव हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब देखिए एक वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत में कैसे ही इसका प्रभाव है। देखिए पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण में कठिनाई होती है, पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण में कठिनाई होती है, ठीक। जब और नाइट्रोजन का स्थितिकरण में समस्या भी होता है। किससे होता है? जब वायु प्रदूषण होता है। वृद्धि विकास का उपयुक्त नहीं हो पाता है, वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर वायु प्रदूषण होगा तो। अम्ल वर्षा जो होती है, जब वायु हमारा दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तभी अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा के बारे में पीछे हमने पढ़ा कि कितना ज्यादा ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको वायु को दूषित नहीं करना है, उसको फिल्टर करते रहिए और पेड़ लगाते रहिए आप लोग।
बात करेंगे जंतु जगत ये कैसे प्रभावित होता है। तो जंतु जगत में खांसी आने लगता है वायु प्रदूषण से, दमा का बीमारी हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, त्वचा में सिकुड़न आ सकता है और बाल पकने लगते हैं। ये सब किसके कारण होते हैं? तो ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। इसलिए आपको वायु को मेंटेन करके बैलेंस बना के चलना है कि उसमें कोई भी अनचाहा परिवर्तन ना हो। चलिए हम बात करेंगे भौतिक जगत की। तो पत्थरों का चमक समाप्त हो जाता है, वायु प्रदूषण से पत्थरों का चमक समाप्त हो जाता है, स्टोन कैंसर इससे होता है, पत्थर का चटकना हो जाता है, पत्थर चटक जाते हैं, मृदा प्रदूषण होता है और जल भी प्रदूषण होता है। किससे? जब वायु हमारी दूषित हो जाती है। जब भी वायु हमारी दूषित होगी तो इतने प्रकार ये भौतिक जगत के जो मैंने बताया है कि पत्थर का चमक खत्म हो जाता है, पत्थर को कैंसर हो जाता है, पत्थर चटक जाते हैं और मृदा या फिर जल प्रदूषण भी इससे होता है। इसी के साथ आखिरी में पहुंच गए कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम कौन कौन से इसके उपाय कर सकते हैं। चलिए आखिरी टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, यातायात के साधनों में सार्वजनिक वाहनों पर बल देना चाहिए। जो यातायात है इसमें हमें जैसे इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक कार का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक बस का यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे ईंधन का दहन कम होगा, जिससे वायु में प्रदूषण भी कम होगा। अब देखिए, कूड़ा करकट व प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। आजकल हम लोग जानते हैं हमारे घर में कोई भी कूड़ा करकट हुआ या फिर प्लास्टिक हुआ तो उसको क्या करते हैं, ये देखिए इकट्ठा कर लिए सारे कूड़ा करकट को, अब इसको क्या कर दिए, इसको माचिस लगा दिए, इसको जला दिया। अब ये जब जला तो इससे तमाम प्रकार के प्लास्टिक से हानिकारक गैसें निकलती है जो कि वायुमंडल में जाके मिल जाती है, और जब वायु में मिलेंगी तो वायु को क्या करेंगे, वो वायु को दूषित कर देते हैं, और जब वायु को दूषित करेंगे तो उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कूड़ा करकट व प्लास्टिक को हमें जलाना नहीं चाहिए। ये हम एक रोकथाम के उपाय में इसको भी हम शामिल कर सकते हैं कि जितने भी कूड़े करकट निकलते हैं उसको हम कहीं पे फेंक देते हैं, या उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ऊर्जा के रूप में मूल रूप से सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यानी जैसे हमें अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारा सौर ऊर्जा होता है, सोलर से जितनी भी ऊर्जाएं हमें मिलती है उसको हमें इकट्ठा करना चाहिए। इसी का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, इसी के रूप में हमें ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि हमें ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ और पॉइंट है। दहन के लिए सोलर हीटर का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो दहन होता है हमारा वो सोलर हीटर का प्रयोग करना चाहिए। हमें सोलर से जितनी एनर्जी मिलती है उसको ले लेना चाहिए। यातायात के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक बाइक है, तमाम प्रकार के इलेक्ट्रिक कार है। ये हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसमें पेट्रोल डीजल का काम नहीं लगेगा। पेट्रोल डीजल से क्या होता है, हानिकारक ये धुआं जो निकलता है, फॉग निकलता है गाड़ियों से, ये नहीं निकलेगा। और क्योंकि ये फॉग होते हैं वो वायु में जाके उसको दूषित करते हैं, ये उससे वायु भी हमारा दूषित नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक में ये सारी चीजें सुविधा नहीं है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए और हमें सीएनजी एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। हमें डीजल और पेट्रोल की जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें सीएनजी और एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियोस खत्म होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पे आपके लिए सीडीपी की क्लास चल रही है, ईवीएस की क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास चल रही है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। अपनी तैयारी को एकदम फ्री में 101% आप नोट्स यहाँ से बनाइए। सारे के सारे नोट्स आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, एकदम फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ से जाइए, नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी करते रहिए। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स से जब तक नहीं पढ़ेंगे दोस्तों आपका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ देर के लिए रहेगा, फिर उसके बाद ये उड़ जाएगा। इसलिए नोट रहेगा तो उससे आप रिवीजन करते रहेंगे, इसलिए नोट बनाइए। चलिए दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो भी नए लोग हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उसके लिए कमेंट करिएगा नीचे, और कैसे पढ़ाया गया है, क्लास कैसी रही, इसके बारे में आप जरूर एक कमेंट करिएगा। दोस्तों इसको बाकी लोगों तक शेयर करिए, और यानिस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको
बाकियों तक पहुंचाइए कि आप यहां से सब्सक्राइब करवाइए इसको। आप ही का चैनल है दोस्तों, यहां पे तमाम प्रकार के आपके जो एग्जाम है उसकी तैयारी कराई जा रही है। यूपी बीएड की भी क्लास आने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।